गांधी की तरह 80 साल जीने से तो बेहतर है भगत सिंह की तरह 23 साल जिया। जब किसानों से तुमने खेत लिए, खेत में कॉलोनी काटी, तो वहां पीर कैसे उगाए? मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आमना सामना करूं और मजबूती से इनके सामने खड़ा हूं। नेताजी आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पैसों का तकिया ले जा रहे हैं और बता रहे कराची तक भगवा झंडा लग जाएगा। कब लग जाएगा कोई समय सीमा नहीं। मतलब उसकी सहमति है कि सार्वजनिक भूमि पर, सड़क पर अतिक्रमण यूं ही बना रहे। तो दिल्ली में अभी तक आपने कितनी गिरवाई है अवैध मस्जिद कब्रगाह? इतनी हिम्मत इनकी नहीं है इन अधिकारियों की कि उस हेल्थ डिपार्टमेंट की अस्पताल की भूमि से उस मस्जिद को हटाकर वहां अस्पताल बना लें। आपके दिमाग में कब आया कि अब यहाँ स्विच करने की जरूरत है, अब ये बहुत हुआ? और कोई 2014 में हमने काशी में जाके पर्चे बांटे थे। आगे आप बताएंगे। हमें गुलाम कराने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो दो लोगों का है इस देश में, नेताओं का और प्रशासनिक अधिकारियों का। वो एक संगठित गिरोह है, उस गिरोह से जान को खतरा भी हो सकता है। ये कभी आपके दिमाग में आया या परिवार वाले के दिमाग में आया? पिछले 550 साल से लड़ते आ रहे हैं। अवैध मस्जिद मदरसे चलते चले जा रहे हैं, कोई रोकने वाला होता नहीं। इस तरफ आपका ध्यान कब गया? सबको जो समाधान नजर आ रहा था वो इसी बात में नजर आ रहा था कि इस बार अगर सरकार बन गई, इस बार इतने एमपी आ गए, इस बार इतने विधायक आ गए तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन समाधान नहीं हुआ। मैं उसका नाम बताऊंगा, वो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, मैं डरता नहीं उससे भी। इस पूज्य मातृभूमि के 1 इंच पर भी अगर कोई अवैध मस्जिद की ईंट है, किसी की कब्र है, तो जब तक वो हट नहीं जाएगी लड़ाई जारी रहेगी। वो राष्ट्र की संपत्ति है, तुम्हारे लिए खाली पड़ी है क्या? सरकारी राशन खाओ, 50 बच्चे पैदा कर लो, कब्जा कर लो, तुम्हारे लिए है क्या ये देश? नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक घटना देखी थी हल्द्वानी की, और हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाए हुए मस्जिद या फिर रह रहे लोग को जब हटाने वहां की पुलिस पहुंची तो काफी बड़ा पथराव हुआ, काफी एजिटेशन हुआ। ये सिर्फ हल्द्वानी की घटना नहीं है, पूरे देश की घटना है। और देश के रेलवे की जमीन हो, ग्राम पंचायत की जमीन हो, नगर पालिका की जमीन हो, सरकार के अन्य एजेंसियों की जमीन हो, उस सब पर बहुत ही तरीके से कब्जा करके मस्जिद मदरसों का एक जाल फैलता चला जा रहा है। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में होंगे प्रीत सिरोही जी, जो इन अवैध मस्जिदों मदरसों को तोड़वाने के लिए कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहे या कह नहीं रहे, उन्होंने 8 से 10 मस्जिदों को हटवाया भी है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। तो सीधे हम जुड़ते हैं प्रीत जी के साथ। प्रीत जी, आपका स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। प्रीत जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक बड़े फाइटर की भूमिका में हो, जमीन पर लड़ रहे हो और एक ऐसे संगठित अपराधियों से लड़ रहे हो जिनके साथ मजहब का एक सपोर्ट होता है और सरकारी सिस्टम का सपोर्ट होता है। अवैध मस्जिद मदरसे चलते चले जा रहे हैं, कोई रोकने वाला होता नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरफ आपका ध्यान कब गया? बहुत सारे चुनावी वादे मैं देख रहा था कि ये सरकार जाएगी तो ये सरकार आ जाएगी, ये सरकार आएगी तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सन्यासियों की भी यही भाषा थी, कथावाचकों की भी यही भाषा थी, जागरूक लोगों की भी यही भाषा थी, समाज सेवा करने वाले लोगों की भी यही भाषा थी। सबको जो समाधान नजर आ रहा था वो इसी बात में नजर आ रहा था कि इस बार अगर सरकार बन गई, इस बार इतने एमपी आ गए, इस बार इतने विधायक आ गए तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन समाधान नहीं हुआ। सनातन जिस चीज से भाग रहे थे, या सनातन के मानने वाले सनातनी जिस चीज से भाग रहे थे कि आमना सामना किया जाए, उसकी कहीं ना कहीं कमी थी, कन्फ्रंटेशन की। नेताजी आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, पैसों का तकिया ले जा रहे हैं और बता रहे कराची तक भगवा झंडा लग जाएगा। कब लग जाएगा कोई समय सीमा नहीं। तालियां बजी, माला पहनी, माला पहनाई गई, लेकिन समस्या जस की तस है। और वो अतिक्रमण दिन रात निर्माणाधीन है, रात दिन बन रहा है। नेताजी वहां से चुपचाप निकल जाते हैं, चुपचाप खिसक जाते हैं। समाधान तो उसका कोई ठोस समाधान नहीं था। और ठोस समाधान यही नजर आया कि आमना सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं। आमना सामना अगर कोई करेगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी, काम करेंगे आमना सामना। मेरा जो प्रश्न था कि वो कन्फ्रंटेशन की स्थिति कब क्रिएट, आपके दिमाग में कब आया कि अब यहाँ स्विच करने की जरूरत है, अब ये बहुत हुआ? कौन सा सन था? और कोई 2014 में हमने काशी में जाके पर्चे बांटे थे। आगे आप बुद्धिमान। मैं समझ गया। हमने पर्चे बांटे थे
गौ माता की वही स्थिति है, नाली में गौ माता पानी पी रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो खड़ी हैं। ठीक है, नहीं है मतलब सामर्थ्य नहीं है, वो दृढ़ निश्चय या वो दृढ़ संकल्प नहीं बना पाए वो लोग जिनसे समाज ने आशाएं लगाई, तो अपने हिस्से की लड़ाई मैं लड़ूं, मैं दूसरे के ऊपर आरोप लगाऊं, तरह तरह की छीटाकशी करूं, कमेंटबाजी करूं, कहीं जाके लिखूं, बयानबाजी करूं, तो मैंने भी सबसे पहले अपनी भूमिका तय की। और तो मैंने देखा मैं किस पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आमना सामना करूं और मजबूती से इनके सामने खड़ा हूं। देखेंगे फिर जो परमात्मा जितने दिन लड़ाएगा उतने दिन लड़े। मैं ये जानना भी चाहूंगा कि पृष्ठभूमि क्या है, जैसे आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। किसान परिवार से हैं, जाट हैं और पिछले 550 साल से लड़ते आ रहे हैं। लड़ते 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 हरियाणा से फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हमारी परदादी हमें बताती थी कि हम लड़ते हुए आए इन असलाम के आक्रांताओं से, इन लुटेरों से हम लड़े, आतताई आतंकवादियों से हम लड़े, लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो चीज थी, बचपन से हम सुनते आ रहे थे, तो आगे की लड़ाई है, वो तो डोर है जो पीछे लड़ते आए, फिर लोकतंत्र देश में आ गया, व्यवस्था कुछ सामान्य चली, लेकिन इन नीतियों के कारण चीजें हावी होती चली गई, वोट बैंक के कारण देश की पूज्य मातृभूमि पर कब्जा होता चला गया, लेकिन अब सीमा पे लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला, तो सीमा के अंदर लड़ने का सौभाग्य है, तो उसे छोड़ देना मुझे लगा उचित नहीं है। तो हम आमना सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए कि लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जैसे लड़ रहे हो, कोर्ट के थ्रू लड़ रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो, लेकिन जिनसे लड़ रहे हो, जो अवैध मस्जिद मदरसों का जाल है, कब्रगाह का जाल है, ये एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहा जाता है, और वो जम्मू से लेकर नीचे तक सब जगह दिखता है, वो एक संगठित गिरोह है। उस गिरोह से जान को खतरा भी हो सकता है। ये कभी आपके दिमाग में आया या परिवार वाले के दिमाग में आया? गांधी की तरह 80 साल जीने से तो बेहतर है भगत सिंह की तरह 23 साल जिया जाए। क्या करेंगे गांधी की तरह 80 साल जी, और वो फतवे जारी करेगा, वो करेगा तो आमना सामना करेगा, तो जिस दिन आमना सामना करेगा उसे जवाब देंगे, तैयार है जवाब देने के लिए। टीम है आपकी? टीम, हाँ, अपने आप में टीम ही है। हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम जो है। तो अब मैं आपके कार्यकलाप पे आता हूँ। दिल्ली में किन किन मस्जिदों को, किन किन मदरसों के लिए जो आपने लड़ाई शुरू की, और करीब 8 से 10 जो मेरी कोई नहीं बचा, कोई ऐसा पूरी दिल्ली के अंदर मैं बता दूं कि कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, कोई ऐसा मदरसा नहीं है, कोई ऐसी कब्र नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, दरगाह नहीं है, पीर नहीं है जो पब्लिक लैंड के ऊपर खड़ी है और हम कचहरी में नहीं लड़ रहे। आए शहर के अंदर आए, झुग्गियां डाल ली, झुग्गी के बदले सरकार ने मकान दे दिया। जिन किसानों की जमीन छीनकर सरकार ने ये वायदा किया कि हम दिल्ली को, देश की राजधानी को प्लान वे में बसाएंगे, उन 45 जेजे कॉलोनियों में उन्हें एक व्यवस्थित घर दिया, निशुल्क दिया। वहां जो पब्लिक लैंड थी, जो हॉस्पिटल की जगह थी, जो पब्लिक टॉयलेट की जगह थी, जो टॉयलेट ब्लॉक थे, जो पार्क थे, जो सड़कें थी, उन पर घेर घेर कर बहुमंजिला मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए। और वो भीड़ आज उन गांव वालों के ऊपर हावी है। और वो डड्डल मौलाना वहां खड़े होकर क्या तकरीर करता है कि ये मंदिर भी तो बना हुआ है। वो ये बात भूल गया कि जब तुम यहां झुग्गियों में रहने आए थे उससे पहले से ये मंदिर खड़ा है, और जिन लोगों की जमीन में ये मंदिर खड़ा हुआ है उन लोगों के साथ सरकार ने छल किया ये बोलकर प्लान वे में दिल्ली बसाएंगे। उनके मंदिरों को आज वो टारगेट कर रहा है। ऐसे ही बवाना नहर के ऊपर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, उसके सामने एक डीडीए से ट्रांसफर होकर आया डूसिप, और डूसिप से होकर आया ट्रांसफर एनसीडी। विभाग बदलते हैं, जैसे जैसे जिस विभाग की जिम्मेदारी पूरी होती है दूसरे विभाग के पास जिम्मेदारी आ जाती है। बवाना नहर पर 700 कुछ स्क्वायर मीटर में बनी हुई वो मस्जिद, जिसे जमींदोजहद करने के लिए मैं लड़ा। लगभग बताते हैं, कुछ कागज पढ़े, 33 बार पुलिस बुक हुई, एक बार भी पुलिस बुक मिली नहीं। 33 बार पुलिस बुक हुई और पुलिस मिली नहीं। लेकिन जब ये लड़ाई हमने लड़नी शुरू की तो लोगों ने हमारा उपहास भी उड़ाया। बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। एक निगम पार्षद वहां का था बवाने का, उसका रिश्तेदार बोला कि हमने कितनी बार प्रयास किया, कुछ नहीं होगा, हम मान जाएंगे, हम देख लेंगे। तो तेरे मानने और तेरे दिखाने के लिए तो हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की। अपनी लड़ाई तो इस पूज्य मातृभूमि के 1 इंच पर भी अगर कोई अवैध मस्जिद की ईंट है, किसी की कब्र है, तो जब तक वो हट नहीं जाएगी लड़ाई जारी रहेगी। तुझे दिखाने के लिए तो हम लड़ भी नहीं रहे। खैर, हमने लड़नी शुरू की, एक प्रयास हमारा विफल हो गया।
हमने 2 बार रात्रि में उस मस्जिद के अंदर चिनाई चल रही थी, 100 नंबर पे कॉल की। चिनाई करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग, लेबर समेत उठवा दिए, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से, अति मोह है प्रशासन का, शासन का, वो छोड़ दिए गए। हमें मिसगाइड कर दिया कि इनका कचहरी में केस चल रहा है। मैंने कहा केस नंबर बता दो। यादव जी हमें केस नंबर बताने के लिए तैयार नहीं, पुलिस अधिकारी। हमने कोर्ट में उनसे भेंट की, मैंने कहा बता दो ये कचहरी है, इसमें बता दो कहाँ केस चल रहा है, हम जज से बात कर लेंगे कि उसने कौन सा ऑर्डर दे दिया कि पब्लिक लैंड पे कोर्ट में केस चलता है तो चिनाई लगा लो। तो जब हम उसकी गहराई में गए तो हमें पता लगा कोर्ट में कोई केस ही नहीं है। झूठ बोल रहे। हाँ, कोर्ट में कोई केस ही नहीं है। फिर जब दूसरी बार हमने वहां मौके पे पकड़वाया और डीसीपी से बात की तो सज्जन आदमी थे, उन्होंने कहा ये पब्लिक लैंड है, इस बात की पुष्टि है। तो हमने वो कागज दिखाए कि इतनी बार पुलिस मांगी गई, नहीं मिली। इस बार पुलिस मिल गई, बुलडोजर चले और जमीन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जीरो मिट्टी में मिल गई बाबा ना। हाँ, उसके बाद आहत हुए हम। जिस पुलिस के भरोसे हिंदू समाज बैठा उसमें धक्के लग रहे थे इंद्रलोक में। एक पुलिस वाला जो नियम कानून का पालन करा रहा था, जिसे घेर लिया समाज ने। पत्रकारिता जो वित्त पोषण से हो रही है, विदेशी वित्त पोषण से पत्रकारिता हो रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े ऐसे भारी शब्द कि जो एक आम जनमानस सच्चाई को जाने बिना सुने तो वो हो सकता है उस पुलिस वाले का दुश्मन भी हो जाए। उस कानून की पालना कराने वाले पुलिस वाले को इस देश में ऐसी छवि बना दी कि उसे जान बचानी भारी हो गई। उसके पक्ष में हम 500 आदमियों को लेकर पीएचक्यू गए। हमें वहां से पुलिस ने अपनी बसों में भरा और यहाँ नजफगढ़ लिया है। किसी को कहीं ले गए, किसी को कहीं ले गए। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ गई थी, हाँ ये टूटेगी। हम कचहरी पहुंच गए, पीडब्ल्यूडी से हमने पत्र व्यवहार किया। पीडब्ल्यूडी प्रति वर्ष उन्हें एक पत्र लिखता था कि मस्जिद के मौलाना साहब आप इसे मत घेरो, आप इसे मत घेरो, आप इसे मत घेरो, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है। वो कागजों में चीजों को चला रहा था। उन कागजों को लेकर हम गए। वही मुल्ला जो वहां छाती पहनाए खड़ा था, वो रात में, क्योंकि दिन में तोड़ेगा, प्रशासन आएगा, पुलिस आएगी, बेइज्जती हो जाएगी। रात में वो दाढ़ी ऐसे करके पीछे और धीरे 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 छेनी तोड़ा लेके वो सर्विस रोड हमने खाली कराई। वो स्लम टेंटामेंट की जगह, वो स्लम विभाग की जगह, वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसकी जगह पर मस्जिद कैसे बन गई, अब ये गंभीर विषय। सर्विस रोड हमने खाली करा ली। हमारा साहस और बढ़ गया कि हाँ, कि देश में शासन और प्रशासन जिंदा है। आपके किसी कार्यक्रम में आया था मैं, पीएन मिश्रा साहब जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें 3-4 घंटे सुनने के बाद एक मंत्र मुझे उस दिन वहां से मिला कि ये मत देखो कि न्यायाधीश की कुर्सी पर कौन बैठा है, अगर न्याय चाहिए तो आप कचहरी जाओ, सड़क पर हो हल्ला करने का कोई फायदा। और हमारा मनोबल मजबूत हो गया। अब 2 बार से हाईकोर्ट में केस रीच नहीं कर रहा। अब हम हैरान रह गए कि उस लाइन में 2 मस्जिदें बनी हुई हैं। एक मस्जिद अलॉट हुई, उस अलॉट होने के बाद जो पहली वाली मोहम्मदी मस्जिद है उसने अतिक्रमण लेफ्ट में भी कर लिया, राइट में भी कर लिया। और बड़ी हैरानी, 1999 में एक ही दिन में स्लम की जमीन में 2 बार अलॉटमेंट और हो गई। सुना है कभी ऐसा? क्या ये इंद्रलोक वाला बता रहे हो? एक मस्जिद, जगह कहाँ पे है? इंद्रलोक, बिल्कुल मेन रोड पे। अच्छा। जहां वो झगड़ा एक करा दिया गया, पुलिस वालों में धक्के मारे गए, भीड़ घेर लिया पुलिस वालों को। वो भी किसी परिवार के बच्चे हैं, वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसान परिवार से आए हैं। कोई वो है तो नहीं कि मतलब कोई विदेशी फौज हो, इसी देश के नागरिक हैं। घेर लिया, हजारों लोगों की भीड़ ने, गालियां, धक्का मुक्की, एक भय बना दिया। तो भय अगर तुम कहीं बनाओगे तो फिर भय से लड़ने का ही काम है। और हमारा कोई चीनी की मिल तो है नहीं, हमारा भी भय से लड़ने का काम है। देखेंगे तुम कितने भय बना दोगे, क्योंकि तो वो दोनों मस्जिद दिल्ली हमारी है, हमारी है दिल्ली। अब वो मस्जिद जगह घेर ली, लेफ्ट में भी घेर ली, राइट में भी घेर ली। और 1999 में एक ही दिन में 2 बार अलॉटमेंट हुआ। 200 स्क्वायर यार्ड, लगभग 162 स्क्वायर मीटर जमीन अलॉट थी मस्जिद को। पहली बात तो स्लम में हो गई। चलो, स्लम कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का, मत का, पंथ का, संप्रदाय का हो सकता है। 162 दे दी। अब उसके बाद एक ही दिन में फिर से 62 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर अलॉट हो गई। एक दिन में 2 बार अलॉट हो गई। उसके बाद भी अतिक्रमण करके रोड पर पोल गाड़ दिए, सार्वजनिक सड़क पर पोल गाड़ दिए, और कोई सरकार नहीं बोल रही है।
कोई महकमा नहीं बोल रहा, कोई अधिकारी, कोई डीसी, कोई डीसीपी, कोई डीएम, कोई मजिस्ट्रेट कुछ बोल ही नहीं रहा। बीच सड़क पर लोहे के पोल गाड़ दिए। उससे थोड़ा आगे चलो, मस्जिद, मस्जिद के आगे पार्क, पार्क के आगे पटरी, पटरी के आगे सर्विस रोड, फिर सर्विस रोड के आगे फिर पटरी, और पटरी का ये भाग, एक तो पटरी का ये कोना और एक मुख्य सड़क का कोना। मुख्य सड़क के कोने के साथ जाल लगा दिया। मुख्य सड़क की साइड जो पैदल चलेगा वो बीच रोड में चलेगा, जो साइड में साइकिल चलाएगा वो बिल्कुल वहां चलाएगा, और बाकी लोग ट्रैफिक में खड़े रहेंगे। उसके बाद भी उसी सड़क को घेर के तुम नमाज पढ़ोगे तो फिर हम तो धरती पे नहीं रहेंगे, हमें तो जहर खा लेना चाहिए, हमें तो गंगा जी में डूब के मर जाना चाहिए ना फिर। और फिर तुम घेर लोगे, हमारी पुलिस को भी घेर लोगे। तो जब पुलिस की ऐसी स्थिति हो जाएगी तो हमारे कितने दिन है, हमारे कितने दिन है। वो सर्विस रोड खाली कराई, और अब एमसीडी से जांच जब कराई तो जांच में ये निकला दोनों मस्जिदों ने एमसीडी के पार्कों पर भी कब्जा किया हुआ है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि एक मस्जिद तो अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट की भी मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। एक दिन में अलॉटमेंट, और फिर ऐसी क्या मजबूरी है एक अलॉटमेंट वाले को 2 अलॉटमेंट एक ही दिन में कर दी, और आगे वाले मस्जिद का भी कोई फाइल नहीं है, डिपार्टमेंट के पास कोई कागज नहीं है, वो 100% फर्जी है। तो उसके लिए इसी केस में हम अभी सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वो हमने खाली कराई। उसके बाद रोहिणी सेक्टर 20 में एक रास्ता जाता है सेक्टर 22 के लिए। बीच सड़क में एक दरगाह बनाई हुई, वर्षों से, कई वर्षों से वो दरगाह, एक साइड का रास्ता पूरा बंद, दरगाह के सिराने और एक पैरों की तरफ पेड़ लगा दिए गए मंदे टाइम में। अब वो पेड़ बड़े हो गए, रास्ता बंद, एक साइड की सड़क काम ही नहीं है, खाली पैदल वाला आदमी निकल सकता है। और किसी विशेष दिन, जिस दिन वहां दान चढ़ावा चढ़ता है, उस दिन तो उस साइड की बिल्कुल बंद, पैदल वाला भी बंद। उसके लिए हम लड़े, और यह परिणाम आया कि डीडीए की वो सड़क थी, डीडीए ने वो अतिक्रमण अभी पीछे हटा दिया। ई ब्लॉक नंदनगरी एक ऐसा ही अतिक्रमण बना लिया। जब किसानों से तुमने खेत लिए, खेत में कॉलोनी काटी, तो वहां पीर कैसे उगाए? और अगर वहां पीर थी, मस्जिद थी, दरगाह थी, ये कब्र थी, ये कब्रिस्तान थी, तो जब किसान को मुआवजा दिया तो उस समय जो पत्र व्यवहार हुआ, उस समय जब एग्रीमेंट पे साइन हुए, जब आप ये बता रहे हो कि इस जमीन में 5 आम के पेड़ खड़े हैं, उनके पैसे किसान को दे दिए, शीशम के पेड़ खड़े हैं, किसान को दे दिए, एक स्ट्रक्चर खड़ा है, किसान को इसका पैसा दे दिया, तो आप उसमें ये भी तो लिखोगे यहाँ कब्र है, मस्जिद है, मजार है, पीर है, दरगाह है, चर्च है। ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये कॉलोनी कटने के बाद ऐसी दैवीय शक्ति धरती फाड़ के कहां से निकल आई? और सब पब्लिक लैंड में निकल रही है, किसी के घर में नहीं निकल रही, सब पब्लिक लैंड में धरती फाड़ के निकल रही है, वो भी हमने गिरवाई। तो दिल्ली में अभी तक आपने कितनी गिरवाई है अवैध मस्जिद, कब्रगाह, मदरसा? बादली रेलवे स्टेशन पे रेलवे की जमीन पे दरगाह बनी हुई थी, कुछ हमारे धर्मांध और कुछ मुल्लानी वहां गई पूजा करने। सुबह 5 बजे उस पीर को ले गए डिपार्टमेंट वाले टेम्पो में डाल के। अब वो देख रही है वहां तो गड्ढा है 10 फुट गहरा। वो कह रहे हम तो यहाँ पूजा कर रहे हैं, ये कहाँ चला गया? हमारा एक साथी गया हुआ था वहां देखने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए। जो प्रशासन ने सूचना दी है कि हमने हटा दिया, उसमें कितनी सत्यता है? देखा तो वो हटा हुआ, कह रहा ये कहाँ ले गए? तो उसकी ये भाषा कि इतनी जमीन पड़ी है, इसका क्या काम है? अरे काम है तो कब्जा कर लोगे क्या? जमीन है तो वो राष्ट्र की संपत्ति है, तुम्हारे लिए खाली पड़ी है क्या? सरकारी राशन खाओ, 50 बच्चे पैदा कर लो, कब्जा कर लो, तुम्हारे लिए है क्या ये देश? या सिर्फ तुम्हारे लिए ही है? वो उठा के ले गए। नागपुर में रेलवे की जमीन से एक दरगाह हमने हटवाई। नागपुर में ये तो संघ का मुख्यालय है, उनको करवाना चाहिए था वहाँ। आरएसएस तो कहती है ये बात कि हिंदुत्व की पार्टी है और भाजपा और वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। नागपुर में तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो 48 के, पता नहीं मेरे को एक्यूरेट फिगर में आपको मैसेज कर सकता हूँ या कमेंट में मैं लिख दूंगा। वहां 40 के आसपास अवैध स्ट्रक्चर के लिए नागपुर में हम लड़ रहे हैं रेलवे की जमीन पे, जो है जिनमें से 2 हटे हैं। अच्छा, हाँ। और मंगोलपुरी एक मस्जिद जो दिन रात बन रही थी, और हमने ये बात भी सुनी कि वो ये कहते थे कोई एक पत्थर ही फेंक के देख लेना। अच्छा, हाँ, मंगोलपुरी थोड़ा क्रिमिनल एरिया भी है वो। हाँ। और ऐसा भवन, ली मेरिडियन होटल से भी बड़ा भवन, 1300
कुछ स्क्वायर मीटर में रात दिन निर्माणाधीन। उसके लिए हम कचहरी गए, कचहरी में भी नई नई बात शुरू हुई। अंतोगत्वा हनुमान जी के आशीर्वाद से ऐसी स्थिति बनी कि मुल्ला कंपनी कचहरी में लिखकर आई कि जो एमसीडी का क्षेत्र है, एमसीडी पार्क का क्षेत्र जो हमने घेरा, वो ये तोड़े और हमारे मुख्य भवन को नुकसान ना पहुंचे। उसमें भी जो दो स्थिति हैं, उनमें से 400 स्क्वायर मीटर है वो डूसी का मालिकाना है। तो एमसीडी ने क्लियरिटी कर दिया, एमसीडी ने पीला पंजा चला दिया। आम आदमी पार्टी का विधायक वहां पहुंच गया और कुछ नेता नगरी वहां पहुंच गई, उन्होंने 2 बार काम रुकवाया। उसमें भी मुल्ला ने खुद मस्जिद तोड़ी, खुद ही तोड़ी। चूंकि जमीन उद्यान विभाग की है, हॉर्टिकल्चर की है, तो उसके पास तो बिल्डिंग गिराने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अब उसने आवेदन किया, चूंकि उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दी रिटर्न कि एमसीडी जितनी अपनी जमीन है उसी को खाली कराएगी, 1 इंच भी इनकी जमीन को, इनके भवन को हानि नहीं पहुंचाएगी। तो अब उसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है और बीच में कुछ डीसी का फेरबदल हुआ, आया गया वाला कुछ सिस्टम हुआ था। तो अभी फिर से ऑर्डर, मतलब टीम मिलेगी और वो जो 900 कुछ स्क्वायर मीटर की मस्जिद है, जो मतलब खाली लेंटर बचा है, पिलर बचे हैं, वो गिरा दी जाए। विभाग, अधिकारी, प्रशासन, अगर हम गुलाम होंगे, पूरे देश में बता रहा हूं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो हमें गुलाम कराने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो 2 लोगों का है इस देश में, नेताओं का और प्रशासनिक अधिकारियों का, चाहे वो किसी भी विभाग का है। जिस विभाग की भूमि पर इनके अतिक्रमण बन रहे हैं वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, या तो वो अपना ट्रांसफर करा लेते हैं या अपनी रिटायरमेंट का वेट करते हैं। ऐसा ही कुछ मंगोलपुरी वाले में हुआ, कई अधिकारी रिटायर होकर चलते बने। लेकिन जब हमने जांच कराई, हमने आरोप लगाया कचहरी में खड़े होकर कि वहां पर पीपल का पूजनीय वृक्ष काटा गया जो पला पलाया था। उसके बाद फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई तो 6 पेड़ इन लोगों ने काटे थे, उसमें भी एफआईआर तैयार दर्ज होने के लिए तैयार। मेरे सामने फॉरेस्ट के अधिकारी ने कहा कि यदि एमसीडी ने पेड़ कटने का, पेड़ काटा किसने काटे ये तय नहीं कर रही है तो हम एमसीडी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। मैंने क्रमानुसार फोटोग्राफ दिखाए कि ये पेड़ के किनारे 3 फीट की बाउंड्री हुई, फिर 8 फुट की बाउंड्री हुई, 10 फुट की बाउंड्री हुई, फिर उसका भराव हो गया, भराव होने के बाद भी पेड़ है, उसके बाद 10 फीट की बाउंड्री और हुई, लेंटर डाल दिया, फिर भी पेड़ है, फिर लेंटर डाल के धीरे से पेड़ काट दिया और पेड़ अंदर खींच लिया, पेड़ गायब हो गया। कहां है एनजीटी, कहां है वो समाज सेवी संगठन जो वृक्ष लगा रहे हैं, वृक्षों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? एक आदमी अपना घर बनाता है रहने के लिए, 4 पत्ती काट दे, उसे ब्लैकमेल करने वाले हजारों लोग हैं, वो भी सांस नहीं भर रहे वहां जाके। उसके बाद एक और नया खेल निकला बाकी, जो ड्यूशिप की लैंड है। ड्यूशिप कहता है हमारे पास फाइल ही नहीं है इसके अलॉटमेंट की। अच्छा। कचहरी में जाके डिमांड लेटर को, ये अलॉटमेंट का लेटर बता रहे हैं, इसमें भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अलॉटमेंट हुई ही नहीं है, डिमांड लेटर है, उसमें कहा है कि 15 दिन में पैसा जमा कराओ। 12 साल बाद पैसा जमा कराया, वो भी प्रीमियम, ना डैमेज जमा कराया, ना उसका जो ब्याज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी कोई जमा नहीं कराया। तो जब मतलब निश्चित समय में जब पैसा जमा नहीं हुआ तो भवन तुम्हारा कैसे हो गया? और जिसको भवन अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही थी वो कमेटी का गायब हो गई। और जबकि इंस्टीट्यूशनल लैंड में ये प्रावधान है कि जिसे अलॉट होगी वही मालिक रहेगा, वो ना बेची जा सकती है ना ट्रांसफर होगी। तो जब वो कमेटी नहीं है तो ये वर्तमान की जो अहले इस्लाम, ये मोहम्मदी जामा मस्जिद मंगोलपुरी मदरसा और ये जो कहानी है, ये कमेटी इस पे कैसे आ गई? तो इसमें हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इसमें हमने अप्लाई किया है, 400 गज जमीन है, मंदिर भी पार्कों में बन रहे हैं, आज ना कल हटेंगे। तो या तो ये 400 गज जमीन है, अब कोई पॉलिसी नहीं है इंस्टीट्यूशनल लैंड अलॉट करने की, यदि दी जाए तो 200 गज मंदिर को भी दी जाए, हम कहां जाएंगे? अमन की बात हो रही है, दिल्ली पुलिस अमन कमेटी बार बार बुला के बैठा लेती है, और हमें भी दो ना, हम कहां जाएंगे? 400 गज सारे समुदाय रह रहे हैं, 200 गज दो बांट के। हमारे वाले में वाल्मीकि समाज है, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा रखी जाएगी, राम की भी रखी जाएगी, रविदास की भी रखी जाएगी, और भी हमारे देवी देवता हैं। हम कहां जाएंगे? हम सड़कों के किनारे पटरियों पे बिठा के घूमेंगे क्या? हमें भी जगह दो। यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे रघुवीर नगर है, उसके सामने अहले इस्लाम जामा मस्जिद है।
वो पूरा भूखंड हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने वहां अस्पताल का निर्माण करना शुरू कर दिया, मस्जिद बचा दी। उसी भूमि पे मस्जिद है। इतनी हिम्मत इनकी नहीं है इन अधिकारियों की कि उस हेल्थ डिपार्टमेंट की अस्पताल की भूमि से उस मस्जिद को हटाकर वहां अस्पताल बना लें। और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के गेट के ठीक सामने है, जहां सड़क बंद कर देते हैं। सुना है क्या अस्पताल के सामने वो सड़क बंद करे नमाज पढ़ लेगा? अतिक्रमण करते करते नाले के ऊपर ले आएगा, नाला घूम के निकल जाएगा। सुना है क्या आपने कभी? ये देश की राजधानी में होता है। और पूरे देश में क्या नंगा नाच हुआ होगा? देखा ही है हमने, जब अयोध्या में जब मंदिर टूटे हैं, 2 मस्जिद छोड़ दिया गया, तो हमारे आंख से देखा हुआ है, मस्जिद छोड़ दिया गया। देश में 26,000 स्क्वायर मीटर की चर्च है। एक दिन में कब्जा हो गया क्या? देश में 10-10 हजार स्क्वायर मीटर की चर्च है, एक दिन में कब्जा हो गया क्या? NHI की लैंड पर 2,000 स्क्वायर मीटर का कब्रिस्तान है, 1,000 स्क्वायर मीटर की मस्जिद है बंगाल में, मालदा में मैं लड़ रहा हूं। पूरे देश में NHI की लैंड पर कहीं भी कोई मस्जिद बनी हुई है, कब्र बनी हुई है, कब्रिस्तान बना हुआ है, पीर बना हुआ है, दरगाह बनी हुई है, उसके लिए मैं कचहरी में लड़ रहा हूं। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने अभी इसके ऊपर नोटिस किया। और शर्मानी चाहिए परिवहन एवं सड़क ये जो मिनिस्ट्री है, राजमार्ग प्राधिकरण, हाँ, ये जो रोड एवं ट्रांसपोर्ट करके कुछ है, इसका एडवोकेट आके कह रहे नहीं जी ये तो ऐसे आ गए हैं, इनके पास तो कोई डेटा ही नहीं है, तो हवा में बात कर रहे हैं। मैं उसका नाम बताऊंगा, वो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, मैं डरता नहीं उससे भी। रिपु धवन भारद्वाज कह रहा है ये तो ऐसे ही आ गए हैं उठ के। केंद्र सरकार का वकील कहता है मैं डेटा दे रहा हूं, स्क्वायर मीटर के साथ दे रहा हूं, और मैं वो डेटा दे रहा हूं जो NHI ने मुझे दिया है, मैं वो डेटा दे रहा हूं। वो कह रहा है ये तो ऐसे ही आ गए। मतलब उसकी सहमति है कि सार्वजनिक भूमि पर सड़क पर अतिक्रमण यूं ही बना रहे। नहीं तो थोड़ी सी भी शर्म होती तो ये भी कह सकता था कि हाँ अगर इन्होंने कोई डेटा दिया है हम उसकी जांच करा लेंगे, और कहीं आवश्यकता होगी तो उन्हें हटवाएंगे भी, और हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सीधा ही हमें मतलब अपोज करना शुरू कर दिया, हमारी खिलाफत करनी शुरू कर दी, बिना पढ़े बिना जांच करे। ये स्थिति है उन सरकारों की जिन सरकारों के भरोसे समाज बैठा है। तो मैं तो किसी नेता के भरोसे नहीं। पूरे देश में फॉरेस्ट की लैंड पर जितनी भी मस्जिद, मजार, दरगाह, पीर है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में एक कालू शहीद की मजार है, मैं कह रहा हूं 15 जगह उसकी मजार है, एक आदमी 15 जगह मरा हुआ है। हैरानी की बात है या नहीं? एक आदमी की मजार 15 जगह, एक आदमी 15 जगह मर सकता है, संभव है क्या? राजाजी टाइगर रिजर्व करके कुछ है, एक ही फॉरेस्ट में 4 जगह मजार है, एक आदमी एक डिवीजन में 4 बार मर गया है। हैरानी की बात। ये पंखा रोड है, इस पंखा रोड पे आप चले जाइए, जैसे ही आप ये सागरपुर वाली बत्ती से फ्लाईओवर से उतरेंगे ना, उतरते के साथ एक पीर है जलालुद्दीन, ये पीर के बराबर से एक आर्मी का एक कंटेनमेंट एरिया है, उसके अंदर गेट जा रहा है, उसके अंदर होता था वो पीर। लोग जाते थे तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रोक दिया गया, उन्होंने कहा बाहर पूजा कर लो। वो पीर आज भी अंदर है। क्या शक्ति ट्रांसफर होकर आ गई क्या? तुमने आधी सड़क घेर ली, वहां क्रॉस भी लगा दिया, ओम भी लिख दिया, वाहिगुरु का एक ओमकार भी बना दिया, पीर अंदर भी है, लेकिन उसकी शक्ति ट्रांसफर होकर 300 मीटर बाहर आ गई सड़क पे, और सड़क घेर ली, पटरी घेर ली, ग्रीनलैंड घेर ली, जो साइड में पेड़ लगाने की जगह होती है। आतंक है क्या तुम्हारा? इतना आतंक है क्या? तो भाई मुझे तो किसी की वोट नहीं चाहिए, मुल्ला की तो बिल्कुल वोट नहीं चाहिए, ना दे। अब मुझे कौन सा चुनाव लड़ना है? और लड़ेंगे तो फिर लिख देंगे साहब तुम मुझे वोट दियो ही ना। जो तेरे रहनुमा है उन्हें वोट दे, वही बता देंगे पुरानी सरकार 2,500 करोड़ देती थी, हमने 5,000 करोड़ दे दिया, हम तो तेरे हाथ जोड़े दूर से। तो मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली में आपने इतना हटवाया पूरे देश में, हाँ अभी मैं देश में आता हूँ, पहले दिल्ली से आगे चलते हैं। दिल्ली में भी मुझे लगता है प्लेटफॉर्म 1 या 2 पर भी एक प्लेटफॉर्म पे मैं लड़ रहा हूँ कचहरी में, और वो कभी किसी जमाने में अखबार में आपने लिखा था, जब किसी अखबार में आप संवाददाता था, हाँ, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और मुल्ला के पास कागज क्या है? उस मस्जिद का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे जो मस्जिद बनी हुई है, कागज पूछो क्या है उनके पास? मेन प्लेटफॉर्म नहीं, उस मस्जिद के कागज पूछो क्या है उसके पास? कुछ नहीं। कागज है मेरे ट्वीट के स्क्रीनशॉट कि मुल्ला आज कचहरी नहीं आया, मुल्ला ने रेलवे स्टेशन पे कब्जा कर लिया, मेरे ट्वीट के स्क्रीनशॉट है। एक मिनट से कहता मुल्ला बोल दिया, उनका कचहरी में आकर, दिल्ली हाई कोर्ट में आकर उनका वकील कहता है मुल्ला 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 15-20 बार।
जज ने कहा डेट हो गई, जाओ। कह रहा ट्विटर पे लिख दिया, मुल्ला लिख दिया, कोई अपराध हो गया क्या? कोई अपराध हो गया मुल्ला कहना? तुम नहीं कह रहे पूरे दिन पंडित जी, शास्त्री जी, मुल्ला कहना अपराध हो गया क्या? कह रहा मुल्ला लिख दिया ट्विटर पे। उसके स्क्रीनशॉट लेके आया, जमीन के कागज दिखाना, ये रेलवे स्टेशन तेरा कैसे हो गया ये दिखा। मैं तो मुझे याद है उस समय अश्विनी लोहानी होते थे, बीआरएम होते थे, वो पूरा नाक रगड़ा उन्होंने हटवाने का प्रयास किया, मतलब कि रिक्वेस्ट कर करके, और वो नहीं हटे। तो यहाँ का जो पूरा प्रशासन सरकारें रही है वो रिक्वेस्ट करती रही है। कभी भी कोर्ट में, मुझे याद है मुझसे अपने सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने ये मांगे थे कि तुमने तो लिखे थे कभी, संदीप जरा मुझे भेजो। कोर्ट में इन्होंने शायद पूर्वी दिल्ली में कहीं वो गए थे, तो कोर्ट में इनकी बड़ी लतार लगाई थी कि कहाँ कहाँ आपने कहा कि अवैध कब्जा है, जरा बताइए। तो मैंने इससे फोटोग्राफ मांगा तो सब फोटोग्राफ दिया। ये अच्छा है कि कोर्ट का रवैया अगर आपको एक बात बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो इधर से शहर की तरफ से जब एंटर करेंगे तो एक मस्जिद बनी हुई है। रेलवे का जो एसएचओ होता होगा मुल्ला, कंपनी कमांडेंट मुल्ला, और एक होता है ये, जैसे ये नहीं होता पीडब्ल्यूडी में ये निर्माण वाला डिपार्टमेंट होता है, ऐसे वहां भी निर्माण वाला कोई डिपार्टमेंट होता है, उसका अधिकारी मुल्ला, तीनों मुल्ला। 4 पेड़ खड़े थे, 4 पेड़ के बीच में चद्दर बिछा के कुली जो मुस्लिम समुदाय के होंगे वो अपना रोटी पानी खा लेते थे। अब वो चद्दर के नीचे कोई घुस गया, धीरे धीरे चद्दर ऊपर हो गई, पेड़ गायब हो गए, और जितने दिन वहां मुल्ले रहे, आज 4 मंजिल की मस्जिद है। क्या माथे की फूट रही है डिपार्टमेंट की? वो पेड़ कहां गए? कहां गए वो पेड़? और वो 4 मंजिल भवन बन गया, किसी को पता ही नहीं है। मैं इस बात की सीबीआई जांच कराऊंगा। और आपको लग रहा होगा इसने 4 बार सीबीआई जांच कह दी, तो मेरे पास पेपर है पूरे, मेरे पास पेपर है, एक एक चीज है मेरे पास। सीबीआई जांच तो फिर सरकार मार्क करेगी, सरकार करेगी। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले 17 तारीख को लताड़ मारी है ना इस बात के लिए कि हाईकोर्ट या तो डिसमिस कर देती है या उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। चांदनी चौक के विषय में कहा है ना, तो जो न्यायाधीश साहब कहेंगे वही भाषा हम बोलेंगे। उन्होंने कहा सीबीआई जांच होगी, चांदनी चौक में अतिक्रमण की हम सीबीआई जांच करा देंगे अगर एमसीडी ने अतिक्रमण को रोका नहीं तो यहां तो मैं साक्ष्य दे रहा हूं ना। नंद नगरी में टाउन प्लानिंग ने तनख्वाह ली सरकार से, टैक्स पेयर से तनख्वाह ली। नंद नगरी में जे कॉलोनी बसाई गई, गली के अंदर रिलीजियस की लैंड चिन्हित हुई। अब वो रिलीजियस की लैंड में मुल्ला कमेटी वक्फ बोर्ड को वो जमीन अलॉट हो गई, जो भरेगा उसे हो जाएगी अलॉट। एलजी के पास पहुंच गए 77-78 में, कहता जी वहां हरिजन लोग रहते हैं, सुअर पालते हैं, तनाव की स्थिति हो जाएगी, तो आप हमें ये जगह हमें पसंद नहीं आ रही, दूसरी दे दो। तो टाउन प्लानिंग तुमने करी क्यों? इन्हें बुला के पूछ रहे थे कौन सी जगह पसंद है कौन सी नापसंद है, दे देते तुमने टाउन प्लानिंग की, योजनाबद्ध तरीके से शहर बसाया, उसमें पसंद नापसंद क्या करेगी? चलो मान लिया, 2 समुदायों में टकराव नहीं होना चाहिए, उसी लोकेशन की जमीन दोगे, मेन रोड पे ग्रीन बेल्ट दे दोगे। 335 स्क्वायर मीटर जमीन मेन रोड पे घेर ली। अब मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन मिली, 8 दुकान बना दी, 2000, उसका कोई पैसा नहीं भरा, पैसा भी कोई नहीं भरा जमीन का। 77-78 से लेके 2002 तक जमीन फ्री में यूज कर ली। एक एक कागज दिखा दूंगा, एक एक कागज। 2002 में जमीन का सर्वे हुआ और अधिकारी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 3 बार नोटिस भेजा, तीनों बार वक्फ बोर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा ये मस्जिद के लिए जमीन अलॉट की थी हमने, 300 कुछ कही थी, 300 कुछ स्क्वायर मीटर करी थी। ये 850 स्क्वायर मीटर जमीन कैसे कब्जा हो गई और इसमें 8 दुकानें कैसे बन गई, इसमें टेलर कबाड़ी ढाबा ये कैसे खुल गया? ये तो मस्जिद की जगह है। कह रहा नहीं, आप सर्वे करा लो। वो सर्वे की रिपोर्ट, वो नक्शा भी मेरे पास है। और आज वर्तमान स्थिति है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 मंजिल का है, जो वक्फ बोर्ड को अलॉट नहीं हुआ, 2002 में कैंसिल हो गया। क्यों जांच ना हो? 2002 से लेकर 2025 23 सालों तक सरकारी जमीन से लगभग 1100 स्क्वायर मीटर जमीन, लगभग 1.25 बीघा जमीन पे 2 मंजिल भवन बन गया। एमसीडी अंधी थी क्या? पैसे ले रही होगी, दूसरी बंदा था क्या? सरकारी जमीन कोई आदमी 50 साल बरत गया, 1 रुपया नहीं दिया सरकार को, वक्फ बोर्ड को अलॉट हुई थी और कब्जा करके बैठे हैं। और पहले कितनी दुकानें थी? 8, 2002 तक। आज उसमें कितनी दुकानें हैं? 17 दुकानें हैं, पट्टे पे चढ़ा दी।
सरकार की जमीन सरकार पट्टे पे चढ़ाती है तो पैसा नहीं ले पाती। सरकार की जमीन को वक्फ बोर्ड पट्टे पे चढ़ा रहा और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हम जहर खा ले क्या? हम मर जाए जाके कहीं? वक्फ बोर्ड को तो पावर इतना दे दिया है ना। अरे पावर दे दिया, अपनी जमीन पे तो पावर दे दिया। यहां पसंद नहीं आई, यहां नहीं ले ली, उस जमीन का पैसा नहीं भरा, उसे पट्टे पे भी चढ़ा दिया और 2 मंजिल का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो हम ही बना लेंगे, हमारी पूज्य मातृभूमि है। 1,96,08,53,000 वर्षों से हमारे पूर्वज यहाँ पैदा हुए, तो हम पट्टे पे चढ़ा लेंगे। हम क्यों किसी कानून को मानेंगे? आक्रांताओं को हीरो मानने वाले, आताताइयों को हीरो मानने वाले लोग जिन्होंने संस्कृति का विध्वंस किया, वो इस यहाँ कब्जा करेंगे और पट्टे पे चढ़ा लेंगे जमीन, और हम वहां जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। क्यों करेंगे? ये राजधानी की बता रहा हूँ, राजधानी में समझ रहा हूँ। अब नेताजी जीते हैं, जो नेताजी जीते हैं उनका सरकारी वकील पहुंचेगा। नेताजी में इतनी हिम्मत भी है कि सरकारी वकील से ये कह दें कि भाई जो बात सत्य होगी, सत्य को सत्य स्वीकार करना है और उसकी जांच करानी है। इतना भी जी नहीं नजर आ रहा मुझे, इतना भी जी हो इनमें। कैसे हो गए अतिक्रमण? और निरंतर जारी है। आप बाढ़ एवं सिंचाई विभाग पूरा देश में जितनी उसकी लैंड है उस पर जितने अतिक्रमण खड़े हम लड़ रहे हैं। डिफेंस की लैंड पर राजनाथ सिंह को 10 बार मैंने टैग करके ट्वीट किया है, 2 बार तो मैंने ट्वीट ही डिलीट कर दिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो डिफेंस की लैंड पे उस पर अतिक्रमण खड़े कैसे, बन कैसे गए, ये कैसे सुरक्षा से समझौता हो जाएगा? रेलवे की भूमि पर, अब तो मुझे डेटा ही नहीं देते, पूरे देश में रेलवे की भूमि पर हजारों अतिक्रमण है, जिनमें से 374 स्ट्रक्चर्स को हटवाने की लड़ाई में लड़ रहा हूं। 22 बीघे के स्ट्रक्चर्स हैं, सालों तो उसकी बाउंड्री करने में लग जाएंगे, और आंखों पे ठेकरी धरे बैठे, बोलते ही कुछ भी नहीं। जैसे दिल्ली एमसीडी का अगर देखोगे, मैं एमसीडी को भी कवर किया है मैंने, उसमें अधिकारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, और वो सोया भी रहेगा ना तो पार्षद को 5 लाख रुपए पहुंच जाता है। तो नेता और प्रशासक दोनों मिलके काम करते हैं। एक पार्षद जब यहाँ से हटता है 5 साल में, वो करोड़पति अरबपति हो चुका है। बोया काटेगा, वो हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाएगा। उसके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वापस तो आते नहीं। उसे यहाँ टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी वो भी जहाज में बैठ जाएगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमें तो लड़ना पड़ेगा। अगली पीढ़ी हमारी भी ऐसी नहीं जो लड़ ले, एक एक बच्चा सबके। तो हमारे तो गर्दन पे गंडासा रखा हुआ है, नहीं लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे, और लड़के तो मारा जाना तय है ही। तो कोर्ट जो घबराते नहीं, कोर्ट जो जा रहे हैं 100% सेटिस्फाई हूं मैं कचहरी से। तो सरकार के वकील क्या क्या कहते हैं कोर्ट में, अब ये जरा बताओ मुझे कि क्या बोलते हैं? वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ ये ठीक कर रहे हैं? जिसकी आंखों में शर्म है, जिसे पता है कि ये देश, इस देश के टैक्स पेयर टैक्स भर रहे हैं, उससे टुकड़ा मिलता है, दाना पानी चल रहा है, और जिनमें थोड़ा दृढ़ संकल्प है, जिनमें मानवता जिंदा है, जो सत्य को सत्य स्वीकार करते हैं, तो वो तो करते हैं। नहीं तो बाकी तो टाल मटोल, तारीख पे तारीख। उन्हें पता है आज पीछा छूट गया तो 4 बार तारीख लगेगी, मैटर रीच ही नहीं करेगा, इतने तू इधर उधर हो जाएगा। बचने वाले लोग देश में ज्यादा है, सामना करने की हिम्मत नहीं है। उन्हें पता है 4 मुल्ला बाहर दीवार से लग के नींद के झटके ले रहे हैं, हम तो अकेले पहुंच जाएंगे। और जान का भय तो जब न्यायाधीश भी कह रहा है मिस्टर शर्मा 10 मस्जिद, तो फिर वकील भी कौन सा, वो भी, उसे भी भय तो जीवन का सबको है। सही बात है। अच्छा, ये आप जो लड़ाई लड़ते हो उसमें पैसे भी खर्च होते होंगे परिवार से, सबसे, कैसे मतलब उसको मैनेज करते हो? अंधे की मक्खी राम उड़ाता है जी। मैं फिर भी बताओ मुझे कैसे करते हो मैनेज, मतलब फैमिली मैनेज करती है? फैमिली पूरी तरह से आपके सपोर्ट? फैमिली से तो मैं 10 साल से दूर हूँ। अच्छा, तो अपने दोस्त यारों से, मतलब एक आपने ग्रुप ऐसा ग्रुप है, और एक जो हमारे गुरुजी हैं, जो हमारे अधिवक्ता है, उनका आशीर्वाद है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जीवन इसी काम के लिए समर्पित है। चलिए, तो उनके कुछ ऐसे प्रेरणा वाक्य हैं उनके, चुप बैठे रहते हैं घंटों, फिर एक लाइन बोलते हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हिम्मत ही नजर नहीं आ रही किसी में। तो कह रहे अगर हम हट भी जाएं, तो हम दोनों हट भी जाएं, तो कह रहे नया आदमी नजर नहीं आ रहा ना, नया आदमी नजर आ रहा हूं तो हम भी थोड़ा सा वो करें। ठीक है, तो फैमिली से क्यों दूर हुआ? ये बताओ, ये लड़ाई लड़के फिर क्या परिवार से क्या हुआ? ये तो छाती पर रख के कागज सोने पड़ते हैं, सुबह फिर उठो फिर लग जाओ काम पे, पढ़ो ना, पढ़ना पड़ेगा, कागज ढूंढने पड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम किसान के टाइम से कागज ढूंढते हैं कि ये जमीन किसके नाम पे थी। इस किसान ने जब सरकार को ये जमीन दी, सरकार ने मुआवजा दिया, उस समय इस जमीन की क्या स्थिति थी, फिर किस डिपार्टमेंट के पास गई, उस डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट को दी, टाउन प्लानिंग ने जब यहाँ टाउन प्लानिंग की तब यहाँ क्या स्थिति थी। हम तो जीरो से शुरू करते हैं ये लाइन, पूरी कड़ी जोड़ते हो। हाँ,
जो डिपार्टमेंट ने इंस्टीट्यूशनल लैंड के अधीन इसे अलॉट किए या नहीं किए? अब नहीं किए तो फिर इस काम ना करेंगे। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये मेरी जाति का नेता है, ये पता नहीं क्या कर देगा, ये उसकी भूल है। वो उसकी जाति का नेता नहीं, वो तो मुल्ला का नेता है। मुल्ला जब वो चलता है ना, जाति का नेता, जब जाति का नेता संसद की तरफ चलता है तो मुल्ला पर्ची पे लिख के देता है ये बोलना है, तो अंदर जाके वही पढ़ देता है। उसे वो जाति का नेता खुश होता रहता, हाँ जी हमारी जाति का नेता है। जाति के नेता का उद्धार कहां हुआ? 360 गांव है दिल्ली में जाटों के, दिल्ली हमारी है। अरविंद केजरीवाल ने 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला, हमें तो मिलेगी 2000 पेंशन, मुल्ला को मिलेगी 2500। क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी? और जबकि वार्षिक आय दोनों की समान है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। तो मुल्ला का खर्चा ज्यादा है क्या हमारे खर्चे से? ये स्थिति है इस देश की। दिल्ली में अब आपको लगता है कि कुछ होगा? तो बहुत सत्ता परिवर्तित हुई है और भाजपा के नेता थोड़ा यंग हैं, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, ये सब एक यंग हिंदू चेहरा जिनको कही, जिन्होंने हिंदू वाली बात भी की है, दिल्ली दंगे में भी किया है, तो लगता है कि आपको सपोर्ट अब मिलेगा? तो मैं तो जब ये सब करना शुरू किया उस दिन ही मैंने मन बना लिया था मैं किसी नेता के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगा। और ये कोई नए लोग तो है नहीं कि एकदम घर में से निकले हों और जो हम कह देंगे वो बात मान लेंगे। मैं सरकार के भरोसे नहीं हूं, और पूरे देश के आपके जितने भी 8-10 लाख फॉलोवर हैं वो सारे देश के जागरूक हैं। मैं उनसे भी आज आपके चैनल पे बैठ के निवेदन कर रहा हूं, सरकार के भरोसे मत रहो। सरकार आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेगी। सरकार के जो नेता हैं, सरकार में जो लोग अधिकारी बैठे, नेता बैठे, उनके अपने बच्चे हैं, उन्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं, उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। ठीक बात। बड़े हाईवे बन जाने से, सड़क बन जाने से तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। अपने आपके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपकी संस्कृति कैसे बनी रहेगी, बची रहेगी, ये पहली लड़ाई है। और इसमें अपनी भूमिका तय कर लो, जिसमें पैसे है वो पैसे से तय कर ले, जिसमें साहस है वो साहस से तय कर ले, जिसमें बुद्धि है वो बुद्धि से तय कर ले, जिसमें संख्या है वो संख्या से तय कर ले। आप अपनी भूमिका तय करो, रोज ये लड़ाई लड़ो। रोज खाना खा रहे हो, रोज जी रहे हो, रोज की जीवन की दिनाचार्य है, उसका एक भाग है ये तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नहीं तो एक रेड लाइट पे घंटों खड़े रहना, घर ही नहीं पहुंच पाओगे, लगा देगा रेडी सामने ले आ जा। एक और आप बड़ा काम कर रहे हो, घर वापसी बहुत करा रहे हो आप, और ये एक बहुत बड़ा काम है। और उस सरकार में आप घर वापसी करा रहे हो जो घर वापसी को पसंद नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि 2015 में जब सरकार ये बनी तो आरएसएस का घर वापसी प्रोग्राम बहुत बड़ा था और उसमें राजेश्वर सिंह थे, उनको हटा लिया गया। और अभी जो यूएस एड का फंड आया उसमें पता चला है कि सीआईए जो है भारत को क्रिश्चियनाइज करने का एक पूरा एजेंडा चला रही है। तो घर वापसी कैसे आप कराते हो? मैं एक बात बताऊं, ये आपने इतनी सारी बात बोली, ये फंड आया, ये सब मेरी जानकारी तो इतनी है नहीं, ना मैं इतनी अंग्रेजी जानता। लेकिन अगर कोई बहन जिस मजहब को की पालना कर रही थी वो उससे दुखी हो गई, इसमें मेरी गलती है क्या? उसे उस मजहब में नहीं रहना, इसमें मेरी गलती तो कोई नहीं है। उसने संपर्क किया आप जैसे किसी सज्जन व्यक्ति से, आपने उसे रास्ता बता दिया, इसमें मेरा कसूर है क्या? मैंने उसे कह दिया ले ये मेरे राखी बांध दे, मेरे राखी बांध दे तू, और तेरे जीवन में कोई सुख दुख होगा और मैं इस लायक हूं तो मैं तेरी मदद करूंगा। ये अपराध है क्या? उसे उस पूजा पद्धति में नहीं रहना। मैं तो सिखा पढ़ा के नहीं लाया ना। तो कितने लोगों का आपने घर वापसी करवाया है? मैं तो मैसेज नहीं पढ़ पाता, लोग आते रहते हैं, चल भाई मेरी मदद कर दे, ले कर दी मदद। क्या मदद करनी है? कलाई पर राखी तो बनवानी है। हमारे को माँ जाई बहन नहीं है, कोई हमारी बहन बन गई तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई हम इस लायक होंगे तेरे दरवाजे खड़े होने लायक, हम खड़े हो जाएंगे जाके, इसमें तो कोई बुराई मैं तो नहीं मानता। हाँ उसका जी करेगा वो पूजा पद्धति छोड़ के वापस वहीं जाएगी, चली जा, मेरा क्या है? ये तो जो लोग ये कहते हैं ना हमारी हिंदूवादी पार्टी है और उसमें जो मुल्ला मोर्चा है वो जाए राष्ट्रपति के पास, वो जाके कहे कि जी हमारी कुरान है ये, इसमें कहीं नहीं लिखा कि सार्वजनिक जमीन पर, सरकारी जमीन पर मस्जिद बना लो, हराम की जमीन पर मस्जिद बना लो, और आप इसे भारत का जो कानून है इसमें इसे लागू करा दो कि जो भी बनाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि ऐसा हमारे मजहब में भी बैन है। जाए हिम्मत दिखाएं, जाए बताएं कि बुत परस्ती जो है हमारे धर्म में, हमारे मजहब में इसकी अनुमति नहीं है, तो इन सारी अवैध दरगाहों को हटवा दो। आप हिंदुओं का तो है नहीं वो देवता,
और उनमें हराम है, तो इसे पूछ कौन रहा है? कौन है जो स्कीम चला रहा है? लैंड जिहाद चला रहा। हाँ, तो नियत में तो खोट है ना। ये नियत में खोट है या नहीं है? आप तो बुद्धिमान है, नियत में तो खोट है। थोड़ा ही खोट है। चोर को कहते चोरी कर ले, साहूकार को कहते माल रखा लियो, कहां से रखा लेगा? ये तो संभव ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आपने जो इतना कराया, दिल्ली में आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी किस तरफ लिस्ट है मेरी पूरी, मेरे पास में लिस्ट है, मैं नाम मोबाइल नंबर दे दूंगा। मैं अब इलाका बताओ। मैंने दूरदर्शन जमुना पार में, मैंने दूरदर्शन पे बैठ के मोबाइल नंबर भी बताने का दावा किया था। अब मुख्य न्यायाधीश यूं कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, तो फिर तो राजा जो करेगा तो प्रजा तो झेलेगी। लेकिन मैं यूं और बता दूं, ये जो योजना मिल रही है ना, जिन योजनाओं से इन्हें पाल रहे हैं, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो जो योजना बांट रहे हैं वो धरती पे नहीं रहेंगे। उनका तो विदेशों में इंतजाम है, जम के दे रहे हैं। नहीं, उनका विदेशों में इंतजाम है। ये जो झंडा उठा के नारे मार रहे हैं, ये सोच लेना अपने बच्चों को लेके कहां भागोगे। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, एक समुद्र बचेगा, डूब के मरना, आज ही मर जाओ। अस्मिता लुटवा के भी क्यों मरना है? लड़ सकते नहीं, ठंडे हैं, सरकार से आस लगाए रहते हैं टकटकी लगा के। एक और नया ट्रेंड आ गया है यार, ये कर नहीं पाया, अब ये हटेगा और ये आएगा, और ये आएगा तो देख लेना सब कुछ कर देगा। है? लोग, भारत की जो हिंदू जनता है वो केवल पॉलिटिशियन पे आश्रित होकर रह गई, वही बहुत दिक्कत है। वो जो कहती है इसमें फिर भी जनता की गलती नहीं है, सपने ऐसे दिखाए हैं। एक आखिरी प्रश्न है कि आपका पूरा लक्ष्य क्या है अब, अगर शॉर्ट टर्म में हम कहें? हमारा पूरा लक्ष्य है कि देश में 6,49,481 के आसपास गांव हैं। हर गांव में तालाब की भूमि, ग्राम सभा की भूमि और हरिजन और दलितों के लिए आरक्षित भूमि पर जितने मदरसे बने हैं, मस्जिद बनी है, पीर बनी है, दरगाह, कब्र, कब्रिस्तानी जो बनी हुई है, इनका डेटा निकालना और उस डेटा को निकालकर उसके लिए कचहरी में जाके लड़ाई लड़ना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य। हाँ, यही बचा, बाकी कुछ बचा भी नहीं, बाकी सब विभागों के लिए हम लड़े। चलो, तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आप अभी लड़ रहे हो और अवैध कब्जे हैं मस्जिदों के, मजारों के, कब्रगाह के, इसकी लड़ाई लड़ते रहें। और मैं इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि प्रीत की जो ये लड़ाई है बहुत साहसिक लड़ाई है। हिंदू समाज का कोई भी इस तरह बाहर निकलकर बहुत कम लड़ पाता है। कोर्ट कचहरी के जरिए ग्राउंड पर जाकर लड़ना, उसकी एक मिसाल है प्रीत सिरोही। तो आप लोग प्रीत को उनके ट्विटर पे आदि पे उनको फॉलो करिए और उनको एक बल भी दीजिए, उनके साथ खड़े भी होइए। और मेरी प्रीत से शुभकामनाएं हैं, और जहां भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद।